हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक स्टडी है जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैरेक्टर्स या फीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में, उनकी चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र होते हैं। ये फीचर्स सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं या डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। एंड द लॉ रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन, एंड ये जो ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसके पीछे कौन कौन से लॉज हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं, इसमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करें तो उससे हमने ये पढ़ा है कि हमारा जो क्रोमोज़ोम है, क्रोमोज़ोम के अंदर हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जीन्स कैरी करते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ठीक है। अब ये कैरेक्टर्स जो हैं 100% कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। ये कैरेक्टर्स किससे बने? इन कैरेक्टर्स में 50% इन्वॉल्वमेंट हो फादर से आता है एंड 50% कैरेक्टर्स हमारे मदर से आते हैं। ठीक है। और यही कैरेक्टर्स जो है फिर ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग में। ये जो पूरी प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इस पूरी प्रोसेस की स्टडी को ही हम जेनेटिक्स कहते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस पूरी प्रोसेस को जिस टॉपिक के अंदर हमें स्टडी करना है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज मेंडल। ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन मॉन्क एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। इट मीन्स इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी होगी, नॉलेज दी होगी जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स क्या है, किस तरीके से कैरेक्टर्स पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं या क्या डिससिमिलैरिटीज़ शो करते हैं। ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जॉर्ज जॉन मेंडल ने दी थी, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, एंड इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। इनकी बर्थ हुई थी 1822 में एंड डेथ हुई इनकी 1804 में। ठीक है। ये क्या थे? इन्होंने स्टडी करा अबाउट साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। इनका एम था टीचर बनना, बट कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से ये मे बी नहीं बन पाए। ये एज अ मॉन्क रहने लगे। इनकी मॉन्क के विंडो से बाहर एक पी गार्डन था। उस गार्डन को ये नोट करा करते थे कि उस गार्डन में, उस छोटे से गार्डन में उन्हें पी प्लांट की काफ़ी सारी वेरिएशंस दिखाई दिया करती थी। जैसे कि कुछ पी प्लांट जो थे वो काफ़ी टॉल हुआ करते थे, तो कुछ जो थे वो काफ़ी डॉर्फ थे। ठीक है। कुछ पी प्लांट्स जो थे उनमें जो पी का साइज़ था वो परफेक्ट राउंड था, तो कुछ जगहों पे पी का साइज़ जो था वो रिंकल था। यही चीज़ उन्होंने ऑब्ज़र्व करी कि कुछ पीस जो थे वो प्योर ग्रीन कलर के थे, तो कुछ जो थे वो येलो कलर में थे। फिर उन्होंने नोट करा कि फ्लावर्स की जो पोजीशन थी वो भी डिफरेंट थी। ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि आखिर इतने छोटे से गार्डन पी प्लांट में इतनी सारी वेरिएशंस कैसे आ रही हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि सभी एक ही साइज़ के हैं, या ऐसा क्यों नहीं है कि सबका कलर सेम है, सबका फ्लावर की पोजीशन सेम है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आए कि आखिर कहाँ से कैरेक्टर्स या इतनी सारी वेरिएशंस आ रही हैं। उन्होंने स्टडी स्टार्ट करी इन गार्डन पी पे, जहाँ पे उन्होंने मेजरली 7 कैरेक्टर्स लिए। उन स्पेसिफिक 7 कैरेक्टर्स पे उन्होंने स्टडी करी बिटवीन ईयर 1856 से लेके 1863 तक। ये वो साल था जहाँ पे
मेंडल ने स्पेशली 7 कैरेक्टर्स को चूज़ करके उन पे स्टडी करी और उन्होंने हमें बताया कि आखिर कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, उन्होंने हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया। बट एक दुखद बात ये थी कि उन्होंने जब हमें ये सारी थ्योरीज दी, उन्होंने हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया, उस टाइम उनकी इन सारी थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उस टाइम ये कहा गया कि नहीं, इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो रिसर्च है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट इनकी डेथ के काफ़ी साल के बाद जब कुछ और नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेम तरीके की रिसर्च परफॉर्म करी तो उन्हें सेम रिजल्ट मिले जैसे कि उन्हें जॉर्ज मेंडल को मिले थे। उसके बाद फिर उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित करा गया। बट अफसोस उस वक्त जॉर्ज मेंडल जिंदा नहीं थे अपनी इस प्राइज़ को लेने के लिए। ही इज़ अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज़। सो अब यहाँ देखते हैं हम हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? सो द टर्म हेरिडिटी मे बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। किस तरीके से ट्रांसमिशन को हम ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। ठीक है, सो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, हमने पिछली वाली स्लाइड में भी ये देखा, जहाँ पे हमने देखा कि 50-50% कैरेक्टर्स जो है दोनों ही पेरेंट्स से आते हैं। उसके बाद वो कैरेक्टर्स कंबाइन होके टोटल जो है 100% होके वो उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरिएशन इन पॉपुलेशन। सो हमने ये तो पढ़ा कि ठीक है 50-50% कैरेक्टर्स दोनों पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुए। ठीक है, सो अब उस ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन कैसे आ रही है। ठीक है, या कोई एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन की ही हम बात करें, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, सो ऐसा नहीं है कि हर एक ह्यूमन बींग सिमिलर है, हर एक ह्यूमन बींग जो है डिफरेंट होता है। अगर हम अपनी बात करें तो क्या हम एग्जैक्ट कॉपी हैं अपनी मदर या फादर की? सो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नहीं, हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने मदर या फादर्स की। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं हमारे फादर से रिजेंबल होते हैं या कुछ कैरेक्टर्स हमारी मदर से रिजेंबल होते हैं, बट इवेंचुअली हम एग्जैक्ट या आइडेंटिकल कॉपीज़ नहीं हैं उनकी। ठीक है, सो ह्यूमन बींग एज अ स्पीशीज़, ह्यूमन बींग एक स्पीशीज़ है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स भले हम फेस वाइज एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, बट हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है या जो हमारी हैबिट्स हैं ये सभी हमारी कॉमन है, एक जैसी हैं, तो हम एज अ एक स्पीशीज़ की तरह रहते हैं। ठीक है, सो वी शेयर मैनी मेन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग देमसेल्व्स। हम आपस में बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स जो है शेयर करते हैं, विच आइडेंटिफाई द स्पीशीज़ होमो सेपियंस। सो हमें जो है एक कॉमन नेम दिया गया है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी को एज अ कम्युनिटी एक कॉमन नेम दिया गया है, विच इज़ होमो सेपियंस। हम कहीं भी जाएंगे हम एज अ होमो सेपियंस ही पहचाने जाएंगे। ठीक है, हम अपनी स्पेसिफिक नाम से नहीं पहचाने जाएंगे कि हाँ मेरा नाम ये है तो अगर मैं किसी भी दूसरी कंट्री में जाऊँ तो मुझे इस नाम से पहचाना जाएगा। नहीं, मुझे एक कॉमन टैग दे दिया गया है जिसे होमो सेपियंस कहते हैं। हम किसी भी कंट्री में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो हमें होमो सेपियंस से ही पहचाना जाएगा। द इंडिविजुअल मेंबर्स इन द पॉपुलेशन शो डिफरेंसेस। किसी भी पॉपुलेशन में अगर हम होमो सैपियंस की ही बात करें तो होमो सैपियंस को एज अ पॉपुलेशन हम कंसीडर करते हैं कि हम एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन में भी हम डिफरेंट तरीके के फीचर्स शो करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। फर्दर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज़ द फैमिली। और किसी भी पॉपुलेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी वो फैमिली ही होगी। ठीक है, तो उस फैमिली में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, हर एक मेंबर डिफरेंट तरीके का बॉडी फीचर शो करता है। अगर इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में लेके चलें, सो एग्जांपल हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक, जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं। सो दिल्ली में एक पॉपुलेशन है। ठीक है, अब एज अ दिल्ली हमने पूरी सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस सिटीज़ में काफ़ी छोटे छोटे कॉलोनीज़ होंगी, एरियाज़ होंगे। ठीक, तब उस एरिया में से हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पहुंच गए। फॉर एग्जांपल
ओखला की बात करते हैं हम, ठीक है। अब ओखला भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ऐसा तो नहीं ना वहाँ पे सिर्फ 10-15 लोग रहते, नहीं, उस पॉपुलेशन में भी हज़ारों लाखों लोग रहते होंगे। उस पॉपुलेशन में से भी हम एक स्पेसिफिक एरिया में चले गए जहाँ पे हम एक कॉमन फैमिली की बात कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं। मेरी फैमिली में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मेंबर्स हैं। सो क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम पाँचों लोग एक जैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम पाँचों लोगों में भी बहुत सारी डिफरेंसेस होंगे। हमारा हाइट डिफरेंट होगी, ऐसा हो सकता है कि बॉडी कलर डिफरेंट हो, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि हमारे हेयर कलर, आई कलर या एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने की, ये सभी डिफरेंट हो। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम तो एक फैमिली हैं, हम सब एक जैसे लोग हैं, तो हम लोग एक जैसे क्यों नहीं हैं? नहीं, हमारे अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो ये जो स्मॉल डिफरेंसेस हैं, यही एक एक इंडिविजुअल को एक दूसरे से अलग बनाते हैं और इन्हीं डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। सब आप ये कहेंगे कि मैम आप, चलिए हम ह्यूमंस बींग्स की बात कर रहे हैं, बट अगर हम प्लांट्स की तरफ जाएं तो हर एक प्लांट तो एक जैसा है, उनमें तो डिफरेंसेस नहीं है, उनमें तो वेरिएशंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है। प्लांट्स, सही बात है कि हाँ ठीक है प्लांट्स एक जैसा होता है, बट अगर हम एक कॉमन प्लांट लेते हैं, रोज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अब क्या हो गया है, रोज़ प्लांट में भी वेरिएशंस आ रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोज़ कलर, ठीक है। रोज़ कलर की बात करें तो अब रेड सिर्फ एक अकेला रोज़ कलर नहीं रहा, अब रेड के साथ साथ येलो कलर के भी रोज़ आ रहे हैं, पिंक कलर का भी रोज़ आ रहा है, वाइट कलर भी आ रहे हैं, ब्लैक भी है, एक्सेट्रा बहुत सारे तरीके के कलर्स आ रहे हैं। सो ये सब क्या है, वेरिएशंस है, ठीक है। अब आप कहें लेकिन रेड कलर का जो स्पेशली प्लांट होता है, चाहे वो जितने टाइप के प्लांट हो, वो सभी रेड कलर के फ्लावर्स शो करते हैं। सो उनमें तो वेरिएशन नहीं होगी, बट नहीं, उनमें भी वेरिएशन होगी। वेरिएशन बेसिस हो सकता है कि रेड कलर की इंटेंसिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा रेड कलर है या लाइट रेड कलर है, या अगर वो भी सेम आ रहा है तो उनकी जीन्स में 0.1% डिफरेंस होगा ही होगा। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है, चाहे आप प्लांट्स में जाएं, एनिमल्स में जाएं, या ह्यूमन बींग्स में जाएं, या ही बैक्टीरिया में जाएं, हर एक किसी में 0.1% उनके जीन में डिफरेंस होता ही होता है, जिसकी वजह से वो आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो एनी inheritable feature is a character. The alternative form of the character is called trait. अब इस डेफिनेशन को थोड़ा और बहुत ही सिंपल तरीके में समझते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आए। सो अगर हम बात करें इनहेरिटेबल फीचर की, फॉर एग्जांपल हेयर कलर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो हेयर कलर क्या है, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। हम सभी का हेयर कलर, हेयर टेक्सचर या हेयर स्टाइल जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। सो अभी हम स्पेशली हेयर कलर की बात करते हैं। सो कुछ लोगों का हेयर कलर जो है वो प्योर ब्लैक है, तो कुछ लोगों का हेयर कलर जो है वो ब्राउन होता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन हेयर कलर्स हैं इंडियन टोन में, ठीक। सो या तो ब्लैक या तो ब्राउन, ये क्या है, ये ट्रेट्स हैं, ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं कैरेक्टर्स के। या तो हेयर कलर मेरा ब्लैक होगा या तो ब्राउन होगा, ठीक है। और हेयर कलर क्या, ये कैरेक्टर है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, आई कलर की बात करते हैं, ठीक है। प्यूपिल का कलर की बात करते हैं। सो आई कलर क्या है, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये आई कलर कितने कितने टाइप का हो सकता है, प्यूपिल का कलर। सो इट मे बी ब्लैक, it may be brown, it may be blue and grey. सो इतने टाइप के हमें आई कलर्स दिखते हैं। तो ये सारे जो टाइप हैं आई कलर के, ये क्या है, ये ट्रेट्स हैं, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल लें, हम हाइट की बात करते हैं, ठीक है। सो हाइट क्या है, हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये हाइट, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा टॉल होते हैं, 6 फीट के होते हैं, कुछ लोगों की हाइट जो है वो मीडियम होती है, 5.2 या 5.5 के अराउंड होती है, और कुछ लोगों की हाइट काफ़ी कम होती है, तो वो डॉर्फ होते हैं।
ठीक है। सो ये जो वेरिएशंस आ रही है, जो टाइप है हाइट कलर के, सो अल्टरनेटिवली क्या है, ये ट्रेड्स हैं। ठीक है। सो अभी आपको समझ में आया कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स क्या होते हैं। कैरेक्टर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, हेयर कलर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, आई कलर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, हाइट एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, या हमारी नोज़ का शेप ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। सो इन कैरेक्टर्स के जो वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उन्हें हम ट्रेड कहते हैं। हेयर कलर का डिफरेंट फॉर्म ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, कुछ लोग का हेयर कलर ग्रे भी होता है। सो ये भी सभी जो डिफरेंट फॉर्म्स थे हेयर कलर के, तो इन्हें हमने क्या कहा, ट्रेड कहा। सिमिलरली आई कलर, उसी तरीके से हाइट की भी बात हो रही है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स, द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम्स को क्या कह रही हैं, ये कैरियर से हेरिडिटी का। हेरिडिटी हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, ट्रांसमिशन होना पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। सो क्रोमोसोम को कैरियर क्यों कहा जा रहा है, क्रोमोसोम क्या काम कर रहा है, एक कैरियर का काम कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है, जो कि पेरेंट से कैरेक्टर्स को लेके जाएगा उनके ऑफ स्प्रिंग्स में। ठीक है। सो हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हम ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। और ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है भाई। अब हमने फिर ये पढ़ा कि इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। एंड जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसे हम या तो एलोसोम्स कहेंगे, नहीं तो हम उसे सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। अब ये जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, इसके पास दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम मेल्स में बात करें तो मेल्स में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स के पास जो है कैरेक्टर्स होंगे, जीन्स होंगे, जीन्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे फादर का हेयर कलर ब्लैक है एंड मेरी मदर का हेयर कलर ब्राउन है। ठीक है। सो हेयर कलर क्या है, ये एक कैरेक्टर है, एंड ब्लैक एंड ब्राउन क्या है, ये ट्रेट है। ठीक है। सो 50% कैरेक्टर्स मेरे फादर से मेरे पास आ रहे हैं एंड 50% कैरेक्टर्स मेरी मदर से मेरे पास आ रहे हैं। इट मीन्स ये कैरेक्टर्स क्या आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं 23 क्रोमोसोम्स। यहाँ पे हम पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। 23 क्रोमोसोम्स मेरे फादर से अगर मेरे पास आ रहे हैं तो सेम 23 क्रोमोसोम्स मेरी मदर से भी मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है। सो ये टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम्स एंड यहाँ पे आए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, ये क्रोमोसोम्स हमारे पास आ गए। ठीक है। अब मेरा हेयर कलर कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रेट जो है वो ज़्यादा अपने आप को शो कर रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे फादर का ब्लैक कलर का हेयर का जो जीन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो मेरे हेयर का कलर क्या होगा, वो ब्लैक होगा। अगर मेरी मदर का हेयर कलर जो ब्राउन है, इसका जीन अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो हेयर कलर ब्राउन होगा। ठीक है। सो इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग्स में आते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए इस इमेज में शो करा गया है, ये हमारी सेल है एंड दिस इज़ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस क्रोमोसोम को हमने एक मैग्नीफाइंग तौर पे दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये क्रोमोसोम्स अल्टीमेटली बना हुआ किसका है, डीएनए का बना हुआ है। एंड डीएनए का वो पार्टिकुलर पोर्शन जो किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर के लिए कोड करता है, उसे हम जीन कहते हैं। जीन क्या है, जीन डीएनए का वो एक छोटा सेगमेंट है या
एरिया है जो किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर के लिए कोड करता है। फॉर एग्जांपल ये जो जीन है ये कोड कर रहा है हेयर कलर के लिए, सो उस बेसिस पे ऑफस्प्रिंग में हेयर कलर उस टाइप का आएगा। अगर इतना पोर्शन हेयर कलर का कोड कर रहा है जीन का किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ आई कलर के लिए, तो ये पोर्शन रिस्पॉन्सिबल होगा कि ऑफस्प्रिंग का आई कलर क्या होगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैरियर होते हैं हेरिडिटी के, जो ऑफस्प्रिंग से, जो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम क्रोमोसोम नंबर्स की बात करते हैं। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज़। हर एक स्पीशीज़ के लिए जो उनका क्रोमोसोम नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। होमोसैपियंस में उनका क्रोमोसोम नंबर फिक्स होगा। अगर वो 46 है तो वो जितना भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जापान का हो, चाइना का हो, XYZ किसी भी कंट्री का हो, उसका क्रोमोसोम नंबर फिक्स रहेगा 46 का 46। ठीक है, एंड ईच बॉडी सेल ऑफ दैट स्पीशीज हैज़ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें, एस्केरिस के पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, अनियन में 16 क्रोमोसोम्स हैं, मेज़ में 20 क्रोमोसोम्स हैं, लॉयन के पास 38 क्रोमोसोम्स हैं, टाइगर के पास 38 क्रोमोसोम्स हैं, डोमेस्टिक कैट के पास 38 क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ एक चीज़ हम नोट करें, लायन, टाइगर एंड डोमेस्टिक कैट तीनों के पास क्रोमोसोम नंबर सेम है। ठीक है, माउस 40 क्रोमोसोम्स, ह्यूमंस 46 क्रोमोसोम, गोरिल्ला 48 क्रोमोसोम्स, पोटैटो 48 क्रोमोसोम्स, मंकी 54 क्रोमोसोम्स, डॉग 78 क्रोमोसोम्स, चिकन 78 क्रोमोसोम्स, crayfish 200 chromosomes and some insects has more than 1000 chromosomes। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक पॉइंट है, क्रोमोसोम्स इन होमोलोगस पेयर्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स में होते हैं। होमोलोगस पेयर्स का क्या मतलब होता है? ठीक है, सो ये समझते हैं हम यहाँ पे। इन ईच क्रोमोसोम, इन ईच ऑर्गेनिज्म द क्रोमोसोम अकर इन इवन पेयर्स। यहाँ पे हमने एक कॉमन चीज़ नोट कर रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो इवन में प्रेजेंट है। इस स्लाइड्स में देखें अगर हम, तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इवन नंबर में है। 2, 6, 20, 38, 38, 40, 60, 48 इवन नंबर में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेयरिंग हो सके। अगर नंबर ऑड में होगा तो पेयरिंग पॉसिबल है नहीं। क्यों? तो उस केस में क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा क्रोमोसोम होगा जो कि एज अ इंडिविजुअल प्रेजेंट होगा, सिर्फ सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। बट ऐसा नहीं होता, सभी क्रोमोसोम्स चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। अब पेयर्स में कब प्रेजेंट होंगे? तब जब उनका क्रोमोसोम नंबर जो है इवन होगा। दिस इज सो बिकॉज दे ऑलवेज अकर इन पेयर। दस इन ह्यूमन द 46 क्रोमोसोम्स ऑलवेज प्रेजेंट इन 23 पेयर्स। The 2 chromosomes of each pair are similar in size and shape and are derived as one each from the 2 parent. These identical chromosome pairs are called homologous chromosomes. अब यहाँ ये क्या समझा रहा है, इस इमेज को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इस तरीके से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम का जो शेप है वो एक दूसरे से अलग है, बट हर 2 क्रोमोसोम आपस में एक जैसे हैं। अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करूँ, ठीक है, सो ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है इसमें से एक क्रोमोसोम मेल्स का होगा एंड एक क्रोमोसोम वो फीमेल से आया होगा। ठीक है, सेम क्रोमोसोम नंबर 2 में एक क्रोमोसोम मेल का होगा, एक क्रोमोसोम फीमेल का होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि मेल से 50% क्रोमोसोम आते हैं, मतलब कि 23 क्रोमोसोम आते हैं, एंड फीमेल से सेम 50% मतलब 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। सो हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम जो होता है वो मेल का होता है एंड जो दूसरा क्रोमोसोम होता है वो हमेशा फीमेल का होता है। सो क्या ऐसा है कि क्रोमोसोम नंबर 1 में
क्रोमोसोम जो फर्स्ट होगा वो मेल का क्रोमोसोम नंबर 1 से आया होगा और जो फीमेल का क्रोमोसोम होगा क्रोमोसोम नंबर 8 से आया होगा? नहीं, हर किसी का क्रोमोसोम नंबर 1 का क्रोमोसोम ही आपस में आके पेयर बनाता है और इसी वजह से इन पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द टू मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अब क्रोमोसोम्स की दो मेन कैटेगरीज हैं, एक ऑटोसोम्स हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स। सो द क्रोमोसोम पेयर्स numbered 1 to 22 has identical chromosomes and these are categorized as autosomes। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 1 से लेके जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतने जो क्रोमोसोम्स हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एग्जैक्ट सेम होते हैं, ठीक है। सो इन क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। बट द 23rd पेयर विच इज़ इन फीमेल ये 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और मेल एक्स एंड वाई ये 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये जो होता है ये डिफरेंट होता है एंड इट्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स और इन क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं और इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ साथ एलोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। सो अगर आपसे कभी एग्जाम्स में एलोसोम्स आ जाए सेक्स क्रोमोसोम के अलावा तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एलोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों सेम हैं जो कि हम यूज़ करते हैं 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम के लिए, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। द डबल एक्स पेयर विच विथ सिमिलर पार्टनर इज फाउंड इन फीमेल whereas X and Y pair with dissimilar partner is found in male। X and X क्रोमोसोम दोनों सिमिलर हैं, ये फीमेल्स में मिलेंगे। X and Y ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, ये हमें मेल्स में मिलेंगे। जहाँ पे Y क्रोमोसोम जो होता है मेल का वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू X क्रोमोसोम, ठीक है। इस फिगर में भी आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे ये X क्रोमोसोम है और ये Y क्रोमोसोम है, जहाँ पे Y क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन सन और डॉटर। अब हम किस तरीके से डिटरमाइन करें कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फीमेल है। सो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइज द एग। सो चाइल्ड ऑफस्प्रिंग वो कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये प्रॉपरली डिपेंड करता है एक मेल पार्टनर पे कि जो उनका स्पर्म है वो किस टाइप का क्रोमोसोम लेके आ रहा है टू फर्टिलाइज द एग ऑफ फीमेल। द एग कंटेन ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। एग्स में क्या है, एग्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एक्स क्रोमोसोम होता है, बट half of the sperm released into the genital tract of the female during coitus and are X bearing and the remaining half are Y bearing, ठीक है। सो इंटरकोर्स के दौरान या कोइटस के दौरान जब मेल एंड फीमेल आपस में एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं उस टाइम पे मेल का जो स्पर्म है वो या तो एक्स क्रोमोसोम लेके आएगा या तो वो वाई क्रोमोसोम लेके आएगा, ठीक है। सो उसके बेसिस पे पता चलता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। इसको और सिंपली इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे ये एक मेल है और ये एक सेल है इन टेस्टिस। अब ये सेल के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ये में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली फीमेल है, फीमेल के पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। बट हमने क्या पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो ये एक्स एंड वाई जो क्रोमोसोम हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे इन 2। सेम फीमेल के केस में भी होगा। अब ये जो हैं अब इन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। इस केस में ये कहलाएंगे गैमेट्स। अब इनके पास क्रोमोसोम नंबर डिवाइड हो गया, यहाँ पे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, सेम 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे Y के पास भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए एंड X के पास भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए। अगर स्पर्म कैरी कर रहा है X क्रोमोसोम एंड ये जाके फ्यूज करेगा फीमेल एग को जिसके पास ऑलरेडी X क्रोमोसोम है, तो वहाँ पे हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या बनेगा, X एंड X आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, डबल X। डबल X का मतलब क्या होगा,
ऑफस्प्रिंग जो है वो एक डॉटर बनेगी, या अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है सो वाई एंड एक्स क्रोमोसोम कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक्स वाई, विच मीन्स यहाँ पे ऑफस्प्रिंग क्या होगा, एक बॉय होगा, सन होगा। ठीक है, सो ये चीज़ अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है, एक मेल पे डिपेंड करती है कि उनका स्पर्म किस टाइप का क्रोमोसोम लेके आ रहा है। ठीक है, अगर मेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम लेके आ रहा है एंड फीमेल के पास कोई चॉइस नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है। चॉइस किसके पास है, चॉइस है एक मेल पार्टनर के पास। क्यों, क्योंकि उनके पास 2 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, सो अगर एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम आपस में ज्वाइन करेंगे तो उससे एक फीमेल का बर्थ होगा, एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो उससे एक बॉय का बर्थ होगा या एक मेल का बर्थ होगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। यहाँ पे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है कि इफ़ egg X is fused by X bearing sperm, the result combination is XX, which is female, and the child proposed is female and daughter. If egg X is fused with Y bearing sperm, the resulting combination is XY, that is male constitution, and the child produced is male. Okay, next is chromosome, carrier of gene. अब हम क्रोमोसोम को क्या कह रहे हैं कि क्रोमोसोम क्या है, ये कैरियर है जीन का, मतलब क्रोमोसोम जो है वो जीन कैरी करता है। ठीक है, सो ये बात सच है, क्रोमोसोम्स ही जीन कैरी करता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ाई है क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं, क्रोमोसोम्स बने हुए हैं डीएनए के। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अराउंड ही पूरा डीएनए जो है वो कॉइल होता है, और डीएनए का वो स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, डीएनए का वो स्पेसिफिक रीजन या एरिया जो कि कोड करता है किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए, कोड फॉर अ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन, उसी को हम जीन कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ क्या लिखा है, ऑल स्पीशीज़ हैव फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जितनी भी स्पीशीज़ है उन सभी का क्रोमोसोम नंबर फिक्स है। ठीक है, however, the characteristic of species including physical appearance, body function, behavior, etc. are not simply the outcome of chromosome number. ठीक है, अब जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उनकी बॉडी फंक्शन कैसा है, या उनका बिहेवियर कैसा है, ये सभी सिंपली आउटकम नहीं है क्रोमोसोम नंबर का। मतलब ये जो सारी चीज़ें ये क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड नहीं करती हैं, बट these are the result of the units called genes which the chromosome carry. ठीक है, मतलब इसको और अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, हमारे बॉडी का अपीयरेंस कैसा है, मतलब हमारी बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है, या हमारा हेयर कलर कैसा है, हमारी आई कलर कैसी है, हमारी हाइट कैसी है, हमारी नोज़ का शेप कैसा है, या हमारी फिंगर्स का शेप कैसा है, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास क्रोमोसोम नंबर कितना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारे क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है वो कैसा है, ये सब डिपेंड करता है हमारे जीन पे। ठीक है, द लायन एंड द कैट हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमने पिछली स्लाइड में देखा कि लायन, कैट एंड टाइगर, इन तीनों का सेम क्रोमोसोम नंबर है। स्टिल वन इज डिस्टिंक्ट, yet one is distinct from the other in body size, appearance, color, behavior, etc. ठीक है, बट स्टिल क्रोमोसोम नंबर सेम होने के बावजूद लायन या कैट की बात करें तो इनका बॉडी साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इनके अपीयरेंस में बहुत डिफरेंस है, इनके कलर में, इनके बिहेवियर में, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है टोटली जीन पे। All such characteristic of an organism are the result of gene located on the chromosome. कि कौन सा स्पेसिफिक जीन किस क्रोमोसोम पे लोकेट कर रहा है इस पे डिपेंड करते हैं। हमारा जितना भी फिजिकल अपीयरेंस हो, बिहेवियर हो या कलर हो, ये सभी डिपेंड करेगा जीन पे, ना कि क्रोमोसोम नंबर पे। नेक्स्ट, what is the word gene? So the word gene was coined by genetics Williamson Johnson in 1909 to simply describe what parents pass to their offspring. तो वर्ड जीन जो है ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था विलियमसन जॉनसन
1909 में, जहाँ पे सिंपली उन्हें ये डिस्क्राइब करना था कि आखिर पेरेंट से कौन सी चीज़ है जो कि उनके ऑफस्प्रिंग में आती है। हमने ये तो कहा कि कैरेक्टर्स हैं, कि पेरेंट्स से कैरेक्टर्स उनके जीन्स उनके ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, बट ये कैरेक्टर्स कहाँ पे हैं, क्या है, ये कौन सी चीज़ है जो पास हो रही, कैरेक्टर्स आखिर प्रेजेंट किसके अंदर में है, तो वो है जीन्स। जीन्स जो होते हैं ये कैरी करते हैं कैरेक्टर्स जो कि हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। सो अब जीन एंड जीनोम, ये दोनों क्या चीज़ है। जीन्स तो हमें समझ में आया कि जीन्स जो है ये कैरेक्टर्स कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बट ये जीनोम क्या है। सो जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट या सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द हेरिडिटी कैरेक्टर्स। जीन्स क्या है, जीन्स हमारे डीएनए का, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए का एक स्पेसिफिक रीजन होता है जो कि किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए कोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस डीएनए में से ये जो रीजन है ये कोड करेगा हेयर कलर के लिए, कि हमारे हेयर का कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो कोड करेगा इस स्पेसिफिक रीजन को हम जीन कहते हैं, जो कि डिटरमाइन करता है कि हमारा हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइंडिंग्स देयर आर नियरली 19,000 genes in humans. Chromosome number has the largest number of genes, which is 2,968, and the chromosome number Y has the fewest, which is 231. ठीक है। सो अभी जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च है उसके थ्रू हमें ये पता चला है कि ह्यूमंस बॉडी में 19,000 जीन्स होते हैं, जिसमें से क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसके पास टोटल 2,968 जीन्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जीन है, एंड क्रोमोसोम नंबर Y जो है उसके पास सबसे कम जीन होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 231 है। नाउ जीनोम क्या होता है। सो जीनोम इज द फुल कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड द इंटरजेनिक रीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल कंप्लीट डीएनए, जहाँ पे उसके जीन्स को और अदर इंटरजेनिक रीजन्स को कंबाइन करके जो पूरा कंप्लीट डीएनए है उसे हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जीन्स एंड देयर एलील्स। अब ये क्या है। सो नॉर्मली एवरी जीन हैज़ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मली जितने भी जीन्स होते हैं उन सभी के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं कैरेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड एलील्स, और इन्हीं अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द कैरेक्टर ऑफ अ टंग रोलिंग देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, आइदर वन कैन रोल द टंग और वन कैन नॉट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ईजिली अपनी टंग को जो रोल कर लेते हैं, अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। सो ये जो टंग रोलिंग कैरेक्टर है ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, ठीक है। या तो कोई इंडिविजुअल ईजिली अपनी टंग को रोल कर सकता है या तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो 2 पॉसिबिलिटीज़ हम बता रहे हैं कि एक टंग रोल कर सकता है और एक टंग रोल नहीं कर सकता, तो ये क्या है, ये 2 एलील्स हैं उस जीन के। जीन हमारा क्या था, टंग रोलिंग का। हमारे पास जीन जो है वो है कि हम टंग रोल करने का, ठीक है। अब ये टंग रोल करने की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कोई इंसान टंग ईजिली रोल कर सकता है या तो कोई टंग रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एलील्स हैं इस टंग रोल जीन के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम और इसको सिंप्लीफाइज्ड वे में देखें, सो फॉर एग्जाम्पल जीन है हाइट का, ठीक है। सो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो हाइट बिल्कुल टॉल होगी या तो हाइट जो है वो डॉर्फ होगी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एडल्ट्स हैं इस जीन की, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन। अब डोमिनेंट का क्या मतलब है एंड रेसेसिव का क्या मतलब है। डोमिनेंट का मतलब होता है कोई किसी पे बहुत हावी है। फॉर एग्जाम्पल 2 दोस्तों की लड़ाई हो रही है, ठीक है। एक का वेट है 70 kgs एंड एक का वेट है 35 kgs, टोटल इससे हाफ हो गया, ठीक है। अब इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा, वो जीतेगा जिसका वेट सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा उसका वेट है तो वो ईजिली जो है इसको मार सकता है। तो यहाँ पे हमको एज अ विनर कौन दिखाई दे रहा है, ज़्यादा वेट वाला। तो
ये क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट मतलब इसने अपना ज़्यादा इफेक्ट शो करा इस पे, और ये बेचारा अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाया, इस वजह से ये क्या हो गया, ये रेसेसिव हो गया। ठीक है। सो आउट ऑफ द 2 एलिल्स ऑफ अ जीन, जीन के 2 एलिल्स में से एक जो होगा वो डोमिनेंट होगा, मतलब सुपर रूलिंग होगा, एंड जो अदर होगा वो रेसेसिव होगा, मतलब सब ऑर्डिनेट या सबमिसिव। ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस, अगेन टेक द सेम एग्जाम्पल ऑफ टंग रोलिंग। टंग रोलिंग का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। द जीन फॉर टंग रोलिंग इज लोकेटेड ऑन अ पार्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके इस पार्टिकुलर रीजन पे जो जीन लोकेटेड है, ये जीन है टंग रोलिंग के लिए। सेम दोनों साइड एक ही जगह पे है फॉर टंग रोलिंग। ठीक। दस एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ पेयर ऑफ जीन, हर एक इंडिविजुअल के पास ये जीन प्रेजेंट होता है टंग रोल करने का। ठीक है। सो द डोमिनेंट जीन बाय अ कैपिटल लेटर, सो हियर आर फॉर टंग रोलिंग, एंड द रेसेसिव जीन बाय द सेम बट स्मॉल लेटर बाय स्मॉल आर फॉर नॉन रोलिंग। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि ये एक पार्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें सेम पोजीशन पे एक जीन मौजूद है जो कि टंग रोलिंग के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये जो जीन है ये कैपिटल आर से हमने इसे डिनोट कर दिया टंग रोलिंग के, और इस जीन को हमने स्मॉल आर से डोमिनेट कर दिया। ठीक है। सो ये जो जीन है ये ईजिली यहाँ इसकी वजह से जो है टंग रोलिंग हो गई। ठीक है। और ये जो था ये टंग रोलिंग नहीं करा पाया, यहाँ पे नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये जो जीन था ये ज़्यादा डोमिनेंट हो गया इस जीन पे, इस वजह से इस जीन ने अपने कैरेक्टर्स को शो करा, बट ये जो जीन था ये अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पाया। ठीक है। सो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसे हम हमेशा जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है उसे हमेशा जो है हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। अ रेसेसिव जीन इज वन in which the presence of the contrasting dominant gene is not expressed। रेसेसिव जीन वो होगा जो कि डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। नाउ नेक्स्ट इज एलिल्स। एलिल्स को एक बार और समझते हैं। सो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन, क्रोमोसोम में सेम पोजीशंस को हम लोकस से भी डिनोट करते हैं, लोकस भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है। ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड अफेक्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक बट इन डिफरेंट वेज। यहाँ पे ये हमें 2 क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं जहाँ पे ये एक एक स्पेसिफिक लोकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल ये लोकेशन है ए टाइप ऑफ जीन के लिए, ये बी टाइप ऑफ जीन के लिए है, ये सी टाइप ऑफ जीन के लिए है, एंड ये जो है ये डी टाइप ऑफ जीन के लिए है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कैपिटल ए एंड कैपिटल ए देख रहे हैं। इट मीन्स ये कैसा पेयर होगा, ये होमोजाइगस पेयर होगा। होमोजाइगस का मतलब सिमिलर, एक जैसे हैं दोनों। सो ये कैसा पेयर हो गया, ये एक डोमिनेंट पेयर हो गया। ठीक है। मतलब ये जो है अपना कैरेक्टर ईजिली शो करेगा। उसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी में दोनों ही एलिल्स जो हैं वो स्मॉल बी के से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये भी कैसा है, होमोजाइगस है, दोनों एक जैसे हैं, बट डिफरेंट क्या है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों रेसेसिव पेयर्स हैं। दीज आर रेसेसिव पेयर। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सी की तरफ। एक कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे को हम स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम डी को देखें, एक को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही पेयर्स कैसे हैं, एक जैसे हैं? नहीं, दोनों ही डिफरेंट, एक कैपिटल एक स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। सो इस टाइप के पेयर्स को हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। ठीक है। हेटेरोजाइगस का मतलब होता है डिसिमिलर। दीज आर डिसिमिलर पेयर्स। ठीक है। सो इसमें से जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही एलिल होगा, वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल कैपिटल सी के पास जो कैरेक्टर एलिल है ये जो है ये डोमिनेंट टाइप का है, एंड स्मॉल सी जो है ये रेसेसिव टाइप का है। इसी तरीके से यहाँ पे ये रेसेसिव है एंड ये जो है ये डोमिनेंट है। नेक्स्ट इज जीनोटाइप एंड फेनोटाइप। जीनोटाइप एंड फेनोटाइप क्या होता है? द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन
pertaining to the kinds of gene possessed are called genotype and the express shown character is called phenotype. Phen का मतलब होता है to show. Thus for the phenotype there are two genotypes. यहाँ क्या कहा गया है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के लिए. जीनोटाइप मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारे जीन्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है. और फिनोटाइप्स वो कैरेक्टर्स वो प्रेजेंस होती है जो कि हमें दिखता है. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी की हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो हाइट के लिए कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है. क्या है, कैपिटल टी टॉल होगा, यहाँ पे भी टॉल होगा एंड यहाँ पे डॉर्फ होगा, ठीक है. 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो टॉल, या तो डॉर्फ, या तो मीडियम हाइट, ठीक है. इन तीनों में से कोई भी हो सकता है. ये अभी हम 2 कैरेक्टर्स की बात करें तो सिर्फ 2 की बात करते हैं कि टॉल एंड डॉर्फ में से दोनों में से कोई एक हाइट हो सकती है. सो ये जो हमें कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है एलिल्स का, दिस इज द जीनोटाइप, ठीक है. इसे हम कहेंगे, ये हमें जीनोटाइप रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है. बट विजिबल रिजल्ट हमें क्या दिख रहा है, हमें विजिबल रिजल्ट 2 दिख रहा है कि इसकी हाइट या तो टॉल है या तो शॉर्ट है. तो जो कैरेक्टर्स हमें शो हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, जो कि विजिबिलिटी हमें शो हो रही है, उसे हम फिनोटाइप कहेंगे, ठीक है. ये और सिंपल लैंग्वेज में समझें, वो कैरेक्टर्स जो कि हमें अपने आँख के सामने दिखते हैं कि हाँ इसके हेयर का कलर ब्लैक है, तो जो ब्लैक कलर हमें दिख रहा है दिस इज़ फिनोटाइप. बट उस ब्लैक कलर के पीछे का जीन का कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज जीनोटाइप, ठीक है. सो यहाँ दिखाया गया है होमोलोगस डोमिनेंट दैट हैज़ सिमिलर पेयर, ठीक है. सो होमोलोगस डोमिनेंट जिनका सिमिलर पेयर है. सो होमोलोगस है मतलब एक जैसे होंगे, डोमिनेंट है तो इन्हें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. सो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे डिनोट कर दिया. तो ये क्या है, ये जीनोटाइप है, ठीक है. और इनका एक्सप्रेशन क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम ये हाइट के लिए कह रहे हैं तो इसकी वजह से हाइट जो है वो टॉल हुई, तो ये टॉल कैसा हो गया, ये हो गया फिनोटाइप. या अगर हम कहें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है मतलब ये डिसिमिलर पेयर होगा और डोमिनेंट भी है. इट मीन्स इसके पास एक तो कैपिटल आर होगा जिसकी वजह से डोमिनेंट हुआ और एक स्मॉल आर होगा. तो इसकी वजह से हाइट कैसी हो सकती है, हाइट अभी भी टॉल होगी. तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है ये जीनोटाइप है एंड जो टॉल है ये फिनोटाइप है. सो इसी तरीके से हम इस चीज़ को समझते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है एंड फिनोटाइप क्या होता है. नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया गया है जीनोटाइप का. द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म के सेल में जो सेट ऑफ जीन होता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं और उसके थ्रू जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो हमें दिखता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं. द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक विच आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड इज फिनोटाइप. नेक्स्ट इज फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन टंग रोलिंग एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस. अब यहाँ भी एक चार्ट दिखाया गया है जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि किस तरीके से पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग में टंग रोलिंग जीन जो है ये कैसे इनहेरिट हो रहा है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे हम सर्कल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं मदर को एंड स्क्वायर से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं फादर को, ठीक है. या इसको और ऐसे कहें तो सर्कल के लिए फीमेल है एंड जहाँ पे स्क्वायर होगा वहाँ पे मेल आ जाएगा, ठीक है. अगर कोई कलर जो है वो डार्क, अगर ये कलर्ड है इट मीन्स ये जो होगा ये अफेक्टेड होगा, ठीक है. सो यहाँ हमने क्या दिखाया कि ये मदर हैं, ये फादर हैं, ठीक है. इनके 3 बच्चे हुए, ठीक, 2 डॉटर्स हैं एंड एक सन है इनका, ठीक है. सो मदर एंड फादर दोनों ही के पास
टंग रोलिंग जीन है और दोनों ही केपेबल हैं टंग रोल करने के लिए, ठीक है। बट हुआ क्या, इनमें से इनके 3 बच्चों में से इनकी जो एक डॉटर थी वो केपेबल नहीं है अपने टंग रोल करने के लिए, शी इज़ नॉन टंग रोलर। बाकी के जो 2 बच्चे हैं दोनों ही अपनी ईजिली टंग जो है वो रोल कर पा रहे हैं। सो ये जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि हम ईजिली देख पा रहे हैं कि हाँ मदर एंड फादर दोनों ही अपनी ईजिली टंग रोल कर रहे हैं, जिनमें से उनके 3 बच्चों में से 2 बच्चे जो हैं वो भी अपनी टंग रोल कर पा रहे हैं, बट एक जो है वो टंग रोल नहीं कर पा रहा। सो ये जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहा है ये फिनोटिपिक कैरेक्टर है। अब हमें जानना है कि इसका जीनोटिपिक फॉर्म क्या होगा जीन का, जिसकी वजह से इस तरीके का रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है। सो इट मे बी कि इन दोनों में से कोई एक होमोलोगस पेयर होगा और किसी एक के पास हेटेरोजाइगस पेयर होगा। सो अगर हम मदर को लें कि इनके पास होमोलोगस पेयर है, ठीक है, कैपिटल आर, एंड फादर को लें इनके पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। सो मदर टू फादर यहाँ पे फीमेल है, कैपिटल आर एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों के पास जो है हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। सो अगर हेटेरोजाइगस है तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कैसी बनेंगी। फॉर एग्जांपल हमने इस तरीके से अपने गैमेट्स को प्रेजेंट करा है, ठीक है। सो कैपिटल आर एक ये ऑफ स्प्रिंग, कैपिटल आर स्मॉल आर एक इस तरीके से, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ इन तीनों ऑफस्प्रिंग में होगी। अब फर्स्ट केस हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जो डॉटर है वो कैसी है, टंग नॉन रोलर है, वो अपनी टंग रोल नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके पास जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल आर होगा। सन जो है उसके पास या तो कैपिटल आर हो सकता है या तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सिमिलरली डॉटर के पास भी सेम पॉसिबिलिटी होगी, या तो कैपिटल आर नहीं तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इस वजह से ये दोनों ईजिली अपनी टंग रोल कर पा रहे हैं। एंड डॉटर क्योंकि उसके पास दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो केपेबल नहीं है अपनी टंग रोल करने के लिए। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है। सो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट which is due to the presence of an allele exclusively either on the X chromosome or on the Y chromosomes. So X linked inheritance क्या है, इसमें जो ट्रेट है वो ट्रेट प्रेजेंट होगा या तो X क्रोमोसोम के ऊपर या तो Y क्रोमोसोम के ऊपर। कोई भी अगर डिजीज़ X क्रोमोसोम पे है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द X क्रोमोसोम, ठीक है। सो इस क्रोमोसोम पे जो भी डिजीज़ होगा वो अगर पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम से ही डिज़ीज़ का इनहेरिटेंस हो, वाई क्रोमोसोम से भी अगर डिज़ीज़ का इनहेरिटेंस हो रहा है ऑफस्प्रिंग में तो उसे भी हम सेम कंसीडर करेंगे एज अ सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स के बारे में, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, सर्टेन डिसऑर्डर्स कॉज्ड ड्यू टू हेरिडिटी सच एज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर मोर कॉमन इन मेल दैन इन फीमेल। सो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ये दोनों ऐसे डिजीज़ हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है, और ये मेल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। सच डिफेक्ट ड्यू टू रेसेसिव जीन विच अकर ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस इज एन इनहेरिटेड disease due to which affected individual cannot differentiate between color, mostly red and green. कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में इंडिविजुअल जो है वो रेड एंड ग्रीन मोस्टली इन दोनों कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना भूल जाता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये रेड कलर है या ग्रीन कलर है, ठीक है। और ये जीन किस पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पे, और सबसे ज़्यादा ये किस में पाया जाता है, इन मेल्स एज़ कम्पेयर टू फीमेल। क्यों मेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि मेल्स क्रोमोसोम
एक्स एंड वाई होता है एंड फीमेल क्रोमोसोम एक्स एंड एक्स होता है। और ये जीन किस पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। सो अगर किसी भी फीमेल को ये जीन है और ये अगर ट्रांसफ़र होगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ मेल से और फीमेल के कंपैरिजन मेल में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो एक्स क्रोमोसोम है जो कि डिफेक्टेड है और ये जो है ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक है। सो ये जो डिफेक्टेड क्रोमोसोम था ये आ गया मेल के पास और सेम आया ये फीमेल के पास भी, बट फीमेल के पास स्टिल यहाँ पे एक और एक्स क्रोमोसोम है। तो इसकी वजह से अगर ये क्रोमोसोम डोमिनेंट हुआ तो ये जो है रेसेसिव हो जाएगा और ये डोमिनेंट अपना इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से फीमेल के पास जो चांस होगा कलर ब्लाइंड होने का वो काफ़ी कम होगा। बट इन मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है और वही एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिफेक्टेड हो गया या तो हीमोफीलिया से या तो कलर ब्लाइंडनेस से। इस वजह से मेल्स के पास ज़्यादा चांस होगा अफेक्ट होने का एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि ये पेरेंट टू फीमेल ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। जैसे हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर, उसी तरीके से हीमोफीलिया भी हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स के सेक्स क्रोमोसोम पे था और सेक्स क्रोमोसोम पे था तो इस वजह से वो उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गई होगा। इस वजह से इन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। in which the sufferer are at a risk of bleeding to death because the blood fails to clot in them. Rare cases of hemophilic male do not occur, but practically none of hemophilic female. ठीक है। सो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अगर किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में कोई कट आ जाए तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग जो है काफ़ी कम होती है या तो नहीं होती है। ठीक है। सो इसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। सो इस केस में हीमोफीलिया कौन से जीन पे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा? तो प्रेजेंट होगा एक्स क्रोमोसोम पे। इस वजह से मेल्स में हीमोफीलिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बट एज़ कम्पेयर टू इन फीमेल्स। द फॉलोइंग केसेस एक्सप्लेन द सेक्स लिंक्ड या एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया इन ह्यूमंस। सो ये हम देखेंगे यहाँ पे। सो ये पहला क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में ये दिखा रहा है कि अगर मदर को कोई डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो हमेशा पास होगा, मोस्टली पास होगा उसके सन में। और अगर फादर को कोई डिसऑर्डर है तो वो मोस्टली पास होगा उनके डॉटर में। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मदर की बात करें तो फीमेल्स का हमें पता है इनका क्रोमोसोम है XX एंड फादर्स की बात करें तो इनमें हमें पता है X एंड Y, दिस इज़ द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। सो मोस्टली मदर डिजीज़ पास करेगी अपने सन में एंड फादर डिजीज़ पास करेंगे मोस्टली अपने डॉटर में। यहाँ पे हम केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे केस नंबर 1 में कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है जहाँ पे मदर जो है ये नॉर्मल है, इनके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम जो है नॉर्मल है, अनडिफेक्टेड है। वहीं जो फादर है उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है। कौन सा कलर ब्लाइंडनेस कहाँ पे होता है? एक्स लिंक क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है। सो इसकी वजह से यहाँ पे देखिए हमने एक पुन्नेट स्क्वायर बनाया है। ये पुन्नेट स्क्वायर होता है जहाँ पे हम दोनों साइड में गैमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उनमें आपस में हम क्रॉसिंग कराते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमने नॉर्मल मदर के क्रोमोसोम्स को रखा है, यहाँ पे हमने कलर ब्लाइंड फादर के क्रोमोसोम्स को रखा है। ठीक है। सो फादर का एक्स क्रोमोसोम जो कि हीमोफिलिक है एंड वाई क्रोमोसोम नॉर्मल है, उसी तरीके से एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम मदर का है। ठीक है। सो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम एंड डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुई तो जिसकी वजह से फीमेल डॉटर जो है वो कैरियर बनी है। कैरियर क्यों बनी? ये कलर ब्लाइंड क्यों नहीं बनी? इस वजह से क्योंकि हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक्स लिंक तो है, ठीक है, बट ये कैसा है? ये रेसेसिव टाइप का है। ये एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर क्या होगा? रेसेसिव डिसऑर्डर ये होगा कि अगर
ये किसी फीमेल में होगा तो फीमेल में हमने पढ़ा है उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो ये अगर रेसेसिव है तो जो अगला एक्स क्रोमोसोम होगा ये डोमिनेंट होगा, और इसकी डोमिनेंट की वजह से ये जो रेसेसिव वाला है ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा कैरियर बनेंगी, कभी भी जो है बहुत ही कम टाइम होगा जहाँ पे वो अपने आप को डोमिनेंट दिखा सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैरियर ही बनेंगी। ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, सन जो था वो नॉर्मल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने क्रॉसिंग ओवर करा एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स डिफेक्टेड क्रोमोसोम के साथ, तो फिर से फीमेल जो है वो हमारी कैरियर बनी, बट जो सन बना वो सन अभी भी क्या है, नॉर्मल सन है। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे। सबसे पहला एग्जाम्पल ये कि जो डॉटर्स हैं वो हमेशा ही कैरियर बनेंगी एंड जो सन होंगे वो हमेशा ही नॉर्मल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि मदर से हमेशा सन डिफेक्ट होगा एंड फादर जो है हमेशा ही जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो अपनी डॉटर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे सेम चीज़ करी, डॉटर कैसी बन गई थी, डॉटर बन गई कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब जब ये कैरियर डॉटर किसी नॉर्मल मेल के साथ मेट करेगी तो वहाँ पे ये जो डिसऑर्डर है ये ट्रांसफ़र करेगी वो अपने सन में। ठीक है, सो इसको हम देखते हैं सेकंड केस में। यहाँ पे सेकंड केस में क्या है, फीमेल जो थी कैरियर थी, इस फीमेल की शादी हुई, मैरिड हुई ये एक नॉर्मल मेल के साथ। ठीक है, सेम तरीके से हमने यहाँ पे गैमेट्स को अरेंज कर दिया, ये नॉर्मल फादर का गैमेट है एंड ये कैरियर मदर का गैमेट है। ठीक है, एक्स डिफेक्टेड एंड नॉर्मल जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, डॉटर कैरियर बनी एंड इवेंचुअली सन जो था वो कलर ब्लाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसके पास एक वाई जीन ही था और इस वजह से एक्स जो था वो कलर ब्लाइंड हो गया। ठीक है, वहीं पे फिर से यहाँ पे इस केस में डॉटर कैसी हुई, नॉर्मल होगी, बट सन कैसा है, सन भी नॉर्मल है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, मदर ने ट्रांसफ़र करा डिजीज़ किसको, अपने सन में। केस नंबर 3 है। सो केस नंबर 3 में क्या दिया गया है, थिंक ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैरिज बिटवीन कैरियर वुमेन एंड अ कलर ब्लाइंड मैन। ठीक है, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ कलर ब्लाइंड डॉटर। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पॉसिबिलिटी लीजिए आप जहाँ पे जो वुमेन है वो कैरियर है और जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में जब मेटिंग होगी तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड पैदा हो। सो इसको ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे क्या दिया गया है, कलर ब्लाइंड मैन क्या कहा गया, तो यहाँ पे हम उनका स्पर्म, इनका क्रोमोसोम नंबर ले लेते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। यहाँ पे फीमेल कैसी हैं, फीमेल कैरियर है। ठीक है, सो ये हो गई फीमेल कैरियर। अब इन दोनों में क्रॉसिंग हुई एक्स एंड एक्स नॉट, ये क्या बनी, फीमेल बनी है। कैसी फीमेल है, ये कैरियर डॉटर बन गई। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम इस वाई के साथ क्रॉस हुआ, ये एक्स एंड वाई, यहाँ पे मेल बना, बट कैसा मेल है, ये नॉर्मल मेल बना, नॉर्मल सन बना। ठीक है, सेम इन दोनों में क्रॉसिंग कराया। सो इस क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, अब डॉटर जो थी वो क्या हो गई, कलर ब्लाइंड हो गई। डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड हो गई। ठीक है, और सन भी क्या हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ, डॉटर भी कलर ब्लाइंड हुई एंड सन भी कलर ब्लाइंड हो गया। ये हमें किससे पता चला, ये हमें पता चला पुन्नेट स्क्वायर यूज़ करके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। अब मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट करे इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जॉर्ज जॉन मेंडल इन द मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम जो बेसिक प्रिंसिपल दिया जेनेटिक्स का वो मेंडल ने दिया मिड 19th सेंचुरी में। Mendel was an Australian monk and he conducted breeding experiment on garden pea which is Pisum sativum out of sheer interest. ठीक है, सो मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा गार्डन पी पे। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी। ठीक है, सो यहाँ पे मेंडल हैड सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर 3 reasons.
अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ गार्डन पीस को ही क्यों सेलेक्ट करा, वो किसी और प्लांट को भी ले सकते थे या किसी एनिमल को ले सकते थे, या वो अपने ह्यूमंस में अगर एक्सपेरिमेंट करते तो और रिलेटेबल रहता। ठीक है, तो इसके 3 रीजन है हमारे पास जिसकी वजह से मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ गार्डन पी को ही सेलेक्ट करा। सो फर्स्ट रीज़न था कि मैनी वेराइटीज़ वर अवेलेबल इन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। सबसे पहला ये था कि उन्हें डिफरेंट कैरेक्टर्स में काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिल रही थी। ठीक है, जैसे अगर हम एक कैरेक्टर की बात करें, एक कैरेक्टर ले लिया हमने हाइट का। ठीक है, तो उन्हें हाइट में काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल रही थी, कोई टॉल थे, कोई शॉर्ट थे। नेक्स्ट ले लिया उन्होंने पीस साइज़ कैरेक्टर ले लिया। सो पीस साइज़ में भी कोई साइज़ में बड़े थे, कोई साइज़ में छोटे थे। या पीस शेप की बात कर ली तो कुछ पी ऐसे थे जो कि परफेक्ट राउंड शेप में थे, कुछ ऐसे थे जो कि रिंकल शेप में थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें उस छोटे से पी गार्डन में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स और उनकी वैरायटीज़ मिल रही थी, इस वजह से उन्होंने ऑप्ट करा। सेकेंड रीज़न था कि वैरायटीज़ वो अवेलेबल इन प्योर फॉर्म that breed true, that is produce the same type generation after generation। सेकेंड पॉइंट ये था कि जो वेराइटीज़ आ रही थी वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में थी, वो जनरेशन बाय जनरेशन सेम तरीके की ही वेराइटीज़ आ रही थी। थर्ड ये था कि पीज आर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड, बट सेल्फ पॉलिनेशन कुड बी प्रिवेंट बाय रिमूविंग करस्पॉन्डिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड कुड एज वेल बी क्रॉस पॉलिनेटेड आर्टिफिशियली। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था कि कैरेक्टर्स में काफ़ी सारी वेराइटीज़ आ रही थी। सेकंड पॉइंट ये था जो वेराइटीज़ थी वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में थी। ठीक है, मतलब वो जनरेशन बाय जनरेशन सेम तरीके से ही प्रोड्यूस हो रहे थे। थर्ड पॉइंट ये था कि पी प्लांट जो थे वो आपस में सेल्फ पॉलिनेट कर रहे थे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब एक पी प्लांट के पास मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्टनर्स होते हैं, तो वो ईजिली आपस में सेल्फ पॉलिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट, अगर हमें उन्हें सेल्फ पॉलिनेट नहीं कराना है तो हम उनके जो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे उन पार्ट्स को रिमूव करके हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते थे आर्टिफिशियली, मतलब बाहर से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फीमेल पार्ट एंड दिस इज द मेल पार्ट। ठीक है, अब ये जो है सेम प्लांट के दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अब मुझे नहीं चाहिए कि ये आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करें, तो इस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉलन ग्रेन को रिमूव कर देंगे, या तो फीमेल के इस पार्ट को हम कवर कर देंगे ताकि इस प्लांट का पॉलन ग्रेन इस पर आके ना गिरे। हम क्या चाहेंगे कि हमारी पसंद का जो पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन हमें चाहिए सिर्फ वो आके इस पर पॉलिनेट करें। सो दिस इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉलिनेट करा रहे हैं, हम अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को हम चाहते हैं वो शो हो, तो उसके लिए हम क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे आर्टिफिशियली। नेक्स्ट इज मेंडल टुक वैरायटी ऑफ पी प्लांट्स शोइंग 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स एज शोन अहेड। मेंडल ने 7 पेयर्स लिए, जिन पेयर्स पे उन्हें जो है अपना एक्सपेरिमेंट करना था। सबसे पहला उन्होंने कैरेक्टर लिया फ्लावर कलर का। ठीक है, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है। अब फ्लावर का कलर पर्पल भी हो सकता है एंड वाइट भी हो सकता है। ये दोनों पर्पल एंड वाइट क्या हो गए, ये ट्रेट हो गए। ठीक है, जहाँ पे पर्पल जो है ये एक डोमिनेंट ट्रेट है एंड वाइट जो है एक रेसेसिव ट्रेट है। उसी तरीके से सीड कलर क्या है, सीड कलर या तो येलो या तो ग्रीन, जहाँ पे येलो जो है ये डोमिनेंट है एंड ग्रीन जो है ये रेसेसिव है। फिर सीड का शेप या तो वो राउंड होगा या तो वो रिंकल होगा। सो राउंड जो है ये डोमिनेंट है एंड रिंकल जो है ये रेसेसिव ट्रेट है। उसी तरीके से पॉड का कलर ग्रीन होगा तो वो डोमिनेंट है, येलो होगा तो वो रेसेसिव है। अब पॉड का शेप, अगर शेप इनफ्लेटेड है सो ये डोमिनेंट होगा, अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो ये होगा रेसेसिव कलर। अगर फ्लावर जो है एक्सिलरी शो कर रहा है, ठीक है, फ्लावर की पोजीशन जो है वो एक्सिलरी है। ठीक है, सो उसे हम डोमिनेंट ट्रेट लेंगे, और अगर वो टर्मिनल पे है तो उसे हम रेसेसिव लेंगे। अगर प्लांट की हाइट टॉल है तो उसे हम डोमिनेंट लेंगे, और अगर डॉर्फ है तो उसे हम रेसेसिव लेंगे। इस तरीके से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स चूज़ करे जिनके बेसिस पे उनको अपना एक्सपेरिमेंट करना था। और इस एक्सपेरिमेंट की उनकी ड्यूरेशन थी 1856 से लेके 1863। इन सालों में उन्होंने ये सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स करे। सो
सबसे पहले हम देखेंगे केस नंबर 1। सो इस केस 1 में हम सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ठीक है। सो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, मोनो का मतलब है 1, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक टाइप के कैरेक्टर्स को ही हम देखेंगे, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ कैरेक्टर, सिर्फ एक टाइप के कैरेक्टर का हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का कैरेक्टर इन्होंने लिया। फ्लावर की पोजीशन क्या है, ठीक है। एक हमने लिया टर्मिनल फ्लावर, एक हमने लिया एक्सिलरी फ्लावर, ठीक है। टर्मिनल फ्लावर जो है हमने पीछे देखा था ये कैसा है, ये रेसेसिव होता है। एंड एक्सिलरी फ्लावर की जो पोजीशन है ये डोमिनेंट है। यहाँ पे ये डिनोट भी हो रहा है। टर्मिनल फ्लावर रेसेसिव है इसलिए हमने इसे स्मॉल ए से डिनोट करा है। एंड एक्सिलरी फ्लावर जो है ये डोमिनेंट है इसलिए हमने इसे कैपिटल ए से डिनोट करा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या कराया, हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन क्या था, जहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग दोनों में पॉलिनेशन करा रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको लेते हैं, ये इस तरीके से था, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये, ठीक है। सो ये गैमेट एंड ये गैमेट हमने बनाया। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो हमें इस टाइप का जीन मिला, दिस इज F1 जनरेशन, ठीक है। ऑफस्प्रिंग हमें इस टाइप का मिला और इस जनरेशन को हम F1 जनरेशन कहते हैं या फीलियल जनरेशन, ठीक है। F1 को हम फीलियल जनरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब जितने भी प्लांट्स थे जो भी इस टाइप के बने, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बने, इन सभी प्लांट्स के बीच में हमने अब क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है। अब इन प्लांट्स के बीच में हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने ये गैमेट्स बनाए, ठीक है। अब इस तरीके से एक क्रॉसिंग ओवर हुआ, इस तरीके से एक क्रॉसिंग ओवर हुआ। सिमिलरली इन दोनों गैमेट्स के बीच में इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हुआ और हमें 4 टाइप्स के प्लांट्स मिले F2 जनरेशन में, जिसमें ये किस टाइप का है, ये प्योर हाइब्रिड है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, रेसेसिव। ये कैसा है, ये हेट्रोजाइगस है बट डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस बट डोमिनेंट एंड होमोजाइगस एंड डोमिनेंट। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ F2 जनरेशन में 4 प्लांट्स में से 3 प्लांट्स ऐसे थे जिनके पास एक्सिलरी फ्लावर्स थे और एक प्लांट ऐसा था जिसके पास कैसा था, टर्मिनल फ्लावर था, ठीक है। हमें F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स मिले थे वो सभी किस टाइप के मिले थे, उन सभी के पास एक्सिलरी फ्लावर्स थे, ठीक है। F1 जनरेशन में कोई भी हमें टर्मिनल फ्लावर नहीं मिला था, बट टर्मिनल फ्लावर हमें कहाँ पे मिला, टर्मिनल फ्लावर मिला हमें F2 जनरेशन में। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि टर्मिनल फ्लावर जो था वो एक रेसेसिव कैरेक्टर था जो कि F1 जनरेशन में अपने आप को इफेक्ट नहीं शो कर पाया था, वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स के वजह से जो है वो नीचे दब गया था। बट इन F2 जनरेशन जब F1 वालों ने सेल्फ पॉलिनेशन करा तो वो जो रेसेसिव कैरेक्टर था टर्मिनल फ्लावर का, वो फिर से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया, शो कर पाया, ठीक है। अब इसी को हम सेकंड केस के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे भी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर को लेके ही हम स्टडी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, यहाँ पे हमने क्या कैरेक्टर्स लिया, हाइट का लिया, हाइट में टॉल हाइट एंड डॉर्फ हाइट, ठीक है। सो टॉल हाइट को हमने कैपिटल T से डिनोट करा एंड डॉर्फ हाइट को हमने स्मॉल t से डिनोट करा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम गैमेट्स बना लेते हैं, कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये गैमेट्स बन गए। F1 जनरेशन में यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। F1 जनरेशन में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। आपस में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से F1 जनरेशन जो बनी वो सारी की सारी कैसी बनी, टॉल टाइप की बनी, ठीक है। ये टॉल टाइप की तो बन गई, ठीक है, बट ये टॉल कैसा है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। सो ये टॉल जो है ये हेट्रोजाइगस है, ये है हेटेरोजाइगस, ठीक है।
सारे के सारे टॉल बने। अब इनको हम गैमेट्स के फॉर्म में फिर से बना लेते हैं। ठीक है, फिर से हमने इसे गैमेट्स के फॉर्म में बनाया। अब फिर से इनका हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो इस तरीके से क्रॉसिंग हुई कैपिटल टी, फिर इस तरीके से क्रॉसिंग हुई कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये कौन सी जनरेशन थी? ये थी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमने क्या देखा? 3 जो प्लांट्स थे वो टॉल हाइट वाले बने और एक जो प्लांट था वो डॉर्फ हाइट वाला बना। ठीक है, अब ये डॉर्फ हाइट कैसा है? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस है? सो ये है होमोजाइगस। एंड इसमें से ये दो जो हैं ये कैसे हैं? ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस टॉल है। एंड सिर्फ एक जो है ये होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, सो अब हमसे अगर इनका जीनोटाइप पूछा जाए कि आप इनका जीनोटाइप बताइए कि इनका जीनोटिपिक रेशियो क्या है। सो हमने पढ़ा था कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जो कि उनके जीन की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसे हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू जीनोटिपिक रेशियो हमारा रेशियो बनेगा होमोजाइगस टॉल कितने हैं? सिर्फ एक है। देन 1। हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं? 2 हैं, 2:2। एंड होमोजाइगस डॉर्फ कितना है? सिर्फ एक है। तो जीनोटिपिक रेशियो बना 1:2:1। एंड फिनोटिपिक रेशियो कैसा बनेगा इसका? फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो वो होता है जो कि हम विजिबली देख पाते हैं, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने ऑब्जर्व जो करा, हमें ये दिख रहा है कि 3 प्लांट जो हैं वो टॉल हैं और एक प्लांट जो है डॉर्फ है। तो इसका रेशियो बन जाएगा 3:1। ठीक है, इस डायग्राम में भी सेम दिखाया गया। यहाँ पे देखिए, ये हमें पुनेट स्क्वायर के थ्रू दिखाया गया। ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे सो सभी कैसे थे? टॉल थे। वहीं F2 जनरेशन में 3 टॉल हैं और एक डॉर्फ बना। अब थर्ड केस स्टडी करते हैं। सो इस थर्ड केस में हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर बट ये मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग कैसी है? ये डिपेंड है ऑन द बेसिस ऑफ पी शेप। ठीक है, पी शेप, ये राउंड है एंड ये रिंकल है। सो हमने क्या पढ़ा था? राउंड शेप कैसा है? ये डोमिनेंट होगा एंड रिंकल शेप कैसा होगा? ये रेसेसिव होगा। ठीक है, सो ये रहा होमोजाइगस राउंड एंड ये है होमोजाइगस रिंकल। ठीक है, फिर से सेम गैमेट्स बनाएंगे हम, कैपिटल R स्मॉल r। F1 जनरेशन के लिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जितनी भी जनरेशन्स बनेंगी वो सभी कैसी बनेंगी? हेटेरोजाइगस राउंड शेप की। ठीक है, नाउ अब इनमें जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, ठीक है, गैमेट्स बना लिए हमने इस तरीके से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरीके से 4 ऑफस्प्रिंग्स मिले हमें। कौन से जनरेशन में? F2 जनरेशन में। सेम इसका भी जीनोटिपिक रेशियो क्या बन जाएगा? 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो बन जाएगा 3:1। ये जो है कैपिटल R होमोजाइगस राउंड, कैपिटल R एंड स्मॉल राउंड ये कैसे हैं? राउंड है, बट कौन से हैं? हेटेरोजाइगस एंड स्मॉल r दोनों कैसे बने? रिंकल बने, होमोजाइगस रिंकल। ठीक है, अब हम देखेंगे डायहाइब्रिड रेशियो। सबसे पहले हमने देखा मोनोहाइब्रिड रेशियो, यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर को लेके हम स्टडी कर रहे थे। डायहाइब्रिड में हम 2 कैरेक्टर्स को लेके स्टडी करेंगे। सो डायहाइब्रिड रेशियो गिव अस द ब्रीडिंग रिजल्ट विथ 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। So Mendel tries several combination. One such combination was the crossing of a variety with round and yellow seeds with another variety having wrinkle and ground seeds. यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे हमने राउंड सीड लिया जो कि येलो कलर का है एंड एक रिंकल सीड लिया जो कि
ग्रीन कलर का है। ठीक है, एक सेकेंड। सो येलो के लिए येलो कलर लेते हैं। सो एक हमने लिया राउंड येलो एंड नेक्स्ट हमने लिया रिंकल ग्रीन। ठीक है, सो राउंड येलो कैसा है, राउंड येलो कैसा कैरेक्टर है, हमने पीछे स्लाइड्स में देखा था। राउंड जो है ये रेसेसिव है एंड येलो कैसा है, सॉरी डोमिनेंट है, एंड येलो कैसा है, येलो भी डोमिनेंट है। वहीं रिंकल ग्रीन कैसा है, रिंकल ग्रीन जो है ये दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर्स। ठीक है, सो अब जब हम F1 जनरेशन में इनमें हम क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो जो हमें F1 जनरेशन मिलेगी, F1 जनरेशन का हमारा होगा राउंड एंड येलो। बट ये राउंड एंड येलो किस टाइप का होगा, होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा? सो ये राउंड येलो होगा हेटेरोजाइगस, राउंड एंड येलो। सो F1 जनरेशन हमें इस टाइप की मिलेगी। ठीक है, अब जब हम F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे सो F2 जनरेशन का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सो F2 जनरेशन का कॉम्बिनेशन होगा, इसको अगर हम समझे सो ये स्पेस हम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक पुन्नेट स्क्वायर, पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे सबसे पहले हम। ठीक है, हमारे पास कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, कैपिटल R एंड कैपिटल Y, कैपिटल Y एंड स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r। सेम यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y एंड स्मॉल r। ठीक है, सो ये हमारे गैमेट्स हैं फ्रॉम F1 जनरेशन। अब जब यहाँ पे हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं सो इस तरीके से हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग करने के बाद जो हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे वो हमें दिखाएंगे कि F2 जनरेशन में हमारे क्या क्या कॉम्बिनेशंस आए हैं। सो ये हमारा F2 जनरेशन का कॉम्बिनेशन है। इस F2 जनरेशन में नंबर ऑफ येलो एंड राउंड सीड्स कौन से हैं, येलो एंड रिंकल ग्रीन कौन से हैं। सो इस तरीके का अलग अलग सीक्वेंस दिया हुआ है। सो अगर इसका हम फिनोटिपिक रेशियो देखें सो इसका फिनोटिपिक रेशियो होगा 9:3:3:1. This is the phenotypic ratio of dihybrid cross of round and yellow pea and green and wrinkle pea. ठीक है, यहाँ पे यही फिनोटिपिक रेशियो दिया हुआ है 9:3:3:1। तो इसको हम इस तरीके से पुन्नेट स्क्वायर का यूज़ करके से हम निकाल सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था? सो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन्स सप्रेस्ड। अगर हम किन्हीं दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के साथ वर्क कर रहे हैं तो उसमें से कोई एक पेयर जो होगा
वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वहीं जो नेक्स्ट पेयर होगा वो सप्रेस्ड फॉर्म में रह जाएगा। सो अगर हम इस पुनेट स्क्वायर को जो देखें तो यहाँ पे कैपिटल आर जो था ये राउंड के लिए था, ठीक है, और स्मॉल आर जो था ये रिंकल के लिए था, ठीक। बट यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल आर जो था ये अपने आप को एक्सप्रेस कर गया एंड जो स्मॉल आर था ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ये सप्रेस फॉर्म में रह गया। सो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया उसे हमने डोमिनेंट कहा और जो सप्रेस हो गया उसे हमने रेसेसिव कहा। सो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में से एक जो होगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वहीं दूसरा जो है वो सप्रेस्ड रह जाएगा। द वन दैट एक्सप्रेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, वो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसे हम रेसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। दीज कैरेक्टर्स कैन एक्सप्रेस ओनली, ये कैरेक्टर्स तभी एक्सप्रेस हो पाएंगे जब दोनों ही पेयर्स कंसिस्ट करेंगे ऑफ बोथ रेसेसिव, ठीक है, होमोजाइगस रेसेसिव। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब हमें गैमेट्स की फॉर्मेशन करनी होती उस टाइम पे हम दोनों ही पेयर्स को सेपरेट करते हैं। ऐसे समझें जहाँ पे हम टॉल हाइट की बात कर रहे थे एंड डॉर्फ हाइट की बात कर रहे थे। हमने क्या कहा कि जब हम F1 जनरेशन बनाएंगे तो हम उस टाइम गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स में क्या करा, हमने दोनों ही पेयर्स को हमने सेपरेट कर दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ताकि इस तरीके से दोनों में हम क्रॉसिंग करवा सकें, ठीक है, इस तरीके से ही करा था हमने, ठीक। सो ये जो सेपरेशन हो रहा है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, जहाँ पे टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सो ये क्या है, ये गैमेट्स हैं, ठीक। दे डू नॉट ब्लेंड बट सेग्रीगेट और सेपरेट इनटू डिफरेंट गैमेट्स। ये जो पेयर्स हैं, यहाँ पे ये जो पेयर्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपस में कभी भी ब्लेंड नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं कभी भी। ये जो है आसानी से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। द गैमेट कंबाइन टुगेदर बाय रैंडम फ्यूजन एट टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद ये जो गैमेट्स हैं ये दूसरी पेयर्स के साथ फ्यूज होंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का ही मतलब होता है सेग्रीगेट करना, सेपरेट होना, ताकि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलील of one character into the gamete is independent of the distribution of the allele of the other character। ये है कि जब भी when there are two pair of characters, ये कह रहा है कि जब भी दो पेयर ऑफ कैरेक्टर होंगे, सो दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर हमने ये पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, जो अभी हमने करा था राउंड एंड येलो के बीच में, उसका लेते हैं, ठीक है। सो राउंड क्या है? शेप, पी का शेप जो है ये कैरेक्टर है। अब वो शेप राउंड भी हो सकता है एंड रिंकल भी हो सकता है, ठीक है। सो कैपिटल आर राउंड के लिए है एंड नेक्स्ट इज येलो कलर था। सो दिस इज वन कैरेक्टर एंड दिस इज वन कैरेक्टर, ठीक है। अब ये दोनों ही कैरेक्टर एक ही पी में हमें शो हो रहा है, ठीक। पी का शेप है राउंड एंड कलर है येलो, ठीक है। So when two pairs of character, these are the two pair of characters, the distribution of one allele of one character। जब एक कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल राउंड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इसके एक एलेल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलेल ऑफ द अदर कैरेक्टर, ठीक है। फिर से समझते हैं, हमने क्या पढ़ा था? हमने पी में पढ़ा था राउंड एंड येलो, मतलब पी का शेप जो था राउंड था, उसका कलर था येलो, ठीक है। तो राउंड एक कैरेक्टर है, येलो एक कैरेक्टर है, ठीक है। सो अगर हम एक कैरेक्टर में से एक एलील का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे गैमेट के फॉर्मेशन के लिए, तो इसका जो सेपरेशन होगा, असॉर्टमेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो दूसरे कैरेक्टर के एलील पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक।
इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में समझें, यहाँ पे हम लेते हैं रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। तो रिंकल एंड ग्रीन ये दोनों क्या है, ये दो कैरेक्टर्स हैं। अब अगर हम एक कैरेक्टर के एलील को असॉर्ट करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो ये इंडिपेंडेंट होगा ऑन द सेपरेट फॉर्मेशन ऑफ अदर गैमेट फ्रॉम द अदर कैरेक्टर, ठीक है। सो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ। A knowledge of the basic Mendelian principle give us an idea about the new combination in the progeny of hybrid and enable us to predict their frequency. So मेंडल्स का लॉ क्या हमें हेल्प करेगा? ये हमें हेल्प करेगा कि हमें एक आइडिया मिले कि किस तरीके से प्रोजेनीज में नए कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं, हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन होता है और उनको प्रिडिक्ट करने की फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक। सच इन्फॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू बोथ प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स फॉर प्रोड्यूसिंग बेटर ब्रीड्स। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, किस तरीके से हमने क्रॉसिंग कराया तो उससे हमें क्या क्या कैरेक्टर्स मिले, ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स को, ताकि वो नए तरीके के और ब्रीड्स बना सके जो कि और ज़्यादा हमारे लिए बेटर हों और इम्पॉर्टेंस हों उनकी हमारे इकोसिस्टम में। New type of plants with new combination of fully characters can be produced by hybridization। हम नए टाइप के प्लांट्स और नए कॉम्बिनेशन के प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स और इन द नंबर और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन की वजह से एक से ज़्यादा जो जीन है उनमें चेंज आ जाता है, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एंड टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। बट म्यूटेशन हो गया, एक सडनली चेंज आ गया हमारे क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से हमारा क्रोमोसोम नंबर 46 से 47 हो गया या 46 से 45 हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा? म्यूटेशन हो गया, ठीक है। या तो हमारा जो जीन था, जीन में सडन चेंज हुआ तो जीन का नंबर या तो इंक्रीज़ हो गया या तो नंबर ऑफ जीन जो थे वो डिक्रीज़ हो गए। सो इसी को हम कहते हैं म्यूटेशन, विच इज़ सडन चेंज, या तो जीन के नंबर में या क्रोमोसोम नंबर में या क्रोमोसोम की शेप में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, सिकल सेल एनीमिया इज़ अ ब्लड डिजीज़ कॉज्ड बाय अ जीन म्यूटेशन। सिंगल सेल एनीमिया एक ब्लड डिजीज़ है जो कि जीन में म्यूटेशन होने की वजह से हुआ है। द म्यूटेशन कॉज चेंज इन द DNA रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सिकल सेल शेप्ड RBC। यहाँ पे क्या हुआ? वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे RBC के लिए, उसे एक फिक्स शेप प्रोवाइड कराता है। हमारे RBC हमें पता है ये बाय कॉन्वेक्स है, ठीक है। बाय कॉन्वेक्स शेप होता है हमारे RBC का, ठीक है। उसके लिए एक पार्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अब क्या हुआ? इस जीन में म्यूटेशन हो गई, ठीक है। म्यूटेशन की वजह से अब हमारा RBC बनाने वाला जो जीन है, अब वो बाय कॉन्वेक्स जीन ना RBC ना बना के अब वो सिकल शेप का RBC बना रहा है, ठीक है। तो ये जो सिकल शेप होगा RBC का, इस वजह से RBC जो है वो ईज़िली हमारे जो वेन्स हैं उनमें से पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से होगी ब्लड क्लॉटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है फॉर द पेशेंट, ठीक। नेक्स्ट इज़ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशन ऑल्सो अल्टर द जीन स्ट्रक्चर। रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से भी जीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, एंड देयर इफेक्ट कैन बी सीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ये जो जीन का स्ट्रक्चर का जो चेंज है जो कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से वो जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिलता है। एन एटॉमिक एक्सप्लोजन विच हैड अकर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II in 1945 in Japan, Hiroshima, Nagasaki, had led to a number of deformities in the body of plant animals which are still persisting। ठीक है। अब रेडियो एक्टिव रेडिएशन का ही एक एग्जाम्पल बताया कि वर्ल्ड वॉर II के दौरान 1945 में जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी में जब एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था, जब एटॉमिक बॉम्ब फटा था, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आए थे प्लांट एंड एनिमल्स में,
के जीन में वो आज भी उनकी जनरेशन्स में दिखाई देते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे कि म्यूटेशन किस तरीके से हो सकता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है या बाहर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से भी हमारे जीन के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर किसी भी तरीके की क्वेरी है या डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।